डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनना तय। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ पंकज चौधरी ने किया नामांकन। सीएम योगी बने प्रस्तावक। कल पंकज चौधरी का नाम का किया जाएगा ऐलान। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के 2 साल पूरे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। वहीं कांग्रेस पर बोला हमला। कांग्रेस के हर पाप धोने का काम हमारी सरकार कर रही है। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम किया चेंज। मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। काम के दिनों की संख्या 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन की गई। महाराष्ट्र के लातूर में शिवराज पाटिल का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। लियांगत समुदाय की मान्यताओं के मुताबिक ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई स्थिति में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता और मंत्री हुए शामिल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से यूपी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उत्तर प्रदेश भाजपा को जल्द नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद की रेस में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं और गोरखपुर क्षेत्र से आते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी और भरोसेमंद नेता माना जाता है, जिससे उनकी दावेदारी और मजबूत मानी जा रही है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री जेपीएस राठौड़, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी मौजूद रहे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी से साफ संकेत मिल रहे हैं कि पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन पत्र में प्रस्तावक बने रहे। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान अब केवल औपचारिकता भर रहा गया है। रविवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सांसदों और विधायकों को लखनऊ पहुंचने के निर्देश पहले ही दे दिए गए थे। नामांकन से पहले ही यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इशारों में पंकज की दावेदारी पुख्ता कर दी थी। वो अपने प्रदेश की अंतिम प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अभी आपको सूचना मिलने वाली है। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और इसमें नामांकन के उपरांत आप सबको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से इस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिषद की भी बैठक है जिसमें पूरे प्रदेश से जो परिषद के इसमें सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको बुलाया गया है और सबसे खुशी की बात है कि हम लोगों को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। तो आज उसका पर्चा दाखिला है, तो उस पर्चा दाखिला में हम सब लोग आए हैं, एक पार्टी का सिपाही, एक कार्यकर्ता बनकर। आज राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष जी के नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होनी है और कल प्रांतीय परिषद के अधिवेशन में आपके सामने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में हम सब लोग स्वागत करेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल के नाते। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। कहा, कांग्रेस के हर पाप को धोने का काम हम कर रहे हैं। सरेंडर नक्सलियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उन पर जितना इनाम है उसका पूरा पैसा मिलेगा। सीएम ने कहा कि आज देश देख रहा है कि हमारे जवानों ने मुस्तैदी और साहस के साथ नक्सलियों से लड़ाई लड़ी। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे की तरफ है।
पिछली कांग्रेस की सरकार 5 सालों में नक्सलवाद के खिलाफ जो काम नहीं कर पाई है, उससे ज्यादा काम हमने 2 सालों में करके दिखाया है। सीएम साय ने बताया कि सरकार बनने के दूसरे दिन ही 18 लाख आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी गई। किसानों को 21 क्विंटल धान 3100 प्रति क्विंटल में खरीदने का वादा पूरा किया गया। कांग्रेस सरकार के 2 साल पुराने बोनस का भुगतान भी बीजेपी सरकार ने 25 दिसंबर को किसानों को दे दिया। 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं, बहुतों के बन रहे हैं और एक उनको विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि हम किसानों का धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदेंगे और 3100 रुपया धान का कीमत देंगे। तो इस साल तीसरा साल चल रहा है। अब बात करेंगे बिहार के खबरों की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नालंदा जिला स्थित बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक के दीक्षांत परेड समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने खुली जीप में सवार होकर दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। साथ ही प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी ने अच्छे ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुझे भरोसा है कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी, संवेदनशीलता और अनुशासन के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को पुरस्कृत किया। दीक्षांत परेड कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों को शपथ दिलाई गई। ध्वजरोही वाहकों ने राष्ट्र ध्वज और अकेडमी ध्वज को लेकर परेड में प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों ने बेहतर परेड का प्रदर्शन कर लोगों का मन जीत लिया। वहां उपस्थित लोगों ने ताली बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर के निर्देशक आर मलार बीजी ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। दीक्षांत परेड कार्यक्रम के पहले मुख्यमंत्री ने बिहार पुलिस अकेडमी का जायजा लिया। झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए मोटे अनाज की खेती से जुड़े राज्य के करीब 35,000 किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 15.6 करोड़ रुपए की राशि भुगतान किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये राशि 52,000 एकड़ में किसानों के द्वारा किए जा रहे मोटे अनाज की खेती के एवज में प्रोत्साहन राशि है। विभाग ने मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मोटे अनाज की खेती पर प्रति एकड़ 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया है। इसी क्रम में एक हस्तांतरण कार्यक्रम का रांची स्थित हेसाक के पशुपालन भवन में किया गया। इस दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस योजना से संबंधित कई जानकारियां दी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अगर इस तरह से आक्रमण किया जाएगा तो जो हमारा भारत का नींव है, हमारा देश का जो आर्किटेक्ट है, वही पूरे खतरे में है। आज इसको आम जनता कितना समझ पा रही है, गंभीरता से नहीं समझ पा रही है, इसको हम लोग नहीं कह पाएंगे। मगर आज देश में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि का चुनाव हो या जो कोई निर्णय हो, तमाम चीज़ें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे ही आधारित होती हैं। आज अगर लोग इस तरह से वोट चोरी करके, वोट मैनिपुलेट करके, वोटर लिस्ट मैनिपुलेट करके अगर लोग सत्ता में आ जाएंगे, तब जो गरीबों की आवाज़ है, जो गरीबों की पीड़ा है, अधिकारों की बात है, वो कहाँ तक हो पाएगी, वो कौन करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शनिवार को महाराष्ट्र के लातूर जिले में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रक्षा मंत्री संजय सेठ, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और कर्नाटक के मंत्री ईश्वर खंड्रे
खंडरे लातूर में पाटिल के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार से पहले पाटिल को बंदूकों की सलामी दी गई। शिवराज पाटिल लिंगायत समुदाय के एक प्रमुख सदस्य थे, इसलिए उन्हें लातूर से 6 किलोमीटर दूर वरवंती गांव में उनके खेत में ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई स्थिति में दफनाया गया। यह लिंगायत अनुष्ठान इस मान्यता पर आधारित है कि मृतक की आत्मा तुरंत शिव में विलीन हो जाती है और पुनर्जन्म के चक्र के अधीन नहीं होती है। इस प्रकार आत्मा को शरीर से मुक्त करने के लिए दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया। वह 90 वर्ष के थे। अपने 50 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्र सरकार में कई पदों का कार्य किया। वो देश के गृह मंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का नाम बदलने का काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा और इसके तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन कर दी जाएगी। मनरेगा या नरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत एक पात्र परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसका नाम बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में बदल दिया गया, एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। मतदाताओं की पहचान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर को लेकर तमाम राजनीतिक गतिरोध चल रहे हैं, लेकिन एसआईआर के कारण ही एक परिवार का बेटा 46 साल बाद अपने घर लौटा है। कुशीनगर से एक ऐसी कहानी जिसमें बिछड़ने का दर्द भी है तो इंतजार की लंबी रातें भी हैं, और 46 साल बाद हुए मिलन की वो सुबह भी है जिसने पूरे गाँव को भावुक कर दिया। कुशीनगर जिले का खड्डा ब्लॉक का गांव सिसवा गोपाल। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं लौटा है, उसके साथ लौटी हैं 46 बरस पुरानी यादें। लौटा है एक बेटा जो अपनी पहचान के लिए तरस रहा था। तमाम स्थानों पर घूमने के बाद भी उसकी पहचान धुंधली रही। तैयब अंसारी 1979 में पारिवारिक विवाद के कारण नाराज होकर अपने पिता रियासत और छोटे भाई सैयद को छोड़कर इतना दूर चला गया था कि उसे वापस आने में 46 साल लग गए। इन लंबे सालों में तैयब पंजाब, राजस्थान और देश के कई हिस्सों में रहे। एक तरफ तैयब भटक रहा था तो वहीं दूसरी ओर परिजन उसे मरा हुआ मान चुके थे। 1979 में अपने भाई से विवाद के बाद तैयब घर छोड़कर बाहर चले गए। वहाँ उन्होंने रोजी रोटी की व्यवस्था की, वहीं उन्होंने शादी भी की और उनके 2 बच्चे भी हुए। उन्हें पता नहीं था कि सरकार एक ऐसा फॉर्मूला निकालेगी जिसके चलते पुनः उन्हें घर को रुख करना पड़ेगा। आज 46 साल बाद जब एसआईआर की बात सामने आई तो उन्हें अपने चीजों को प्रूफ करने के लिए गांव लौटना पड़ा। खड्डा ब्लॉक के सिसवा गोपाल जब वो पहुंचे तो वहां का भौगोलिक वातावरण सब बदल चुका था। घर की बात करें तो उनके घर की व्यवस्था भी बदल चुकी थी। ऐसे में वो न अपने गांव को पहचान पा रहे थे और न ही अपने घर के लोगों को। इस बीच तैयब के पिता रियासत की मौत हो गई और उसके छोटे भाई सैयद का विवाह भी हो गया। उधर सैयद ने भी बिहार की रहने वाली महरून से निकाह कर लिया और बेटे आफ्ताब और बेटी सानिया के साथ शामली में किराए के मकान में जैसे तैसे गुजर बसर करने लगा। लेकिन दिल के एक कोने में गांव और घर की याद हमेशा धड़कती रही। शायद यही कारण रहा कि किस्मत ने एक रास्ता बनाया और एसआईआर फॉर्म भरने के अभियान ने तैयब अंसारी को अपने घर लौटने को मजबूर कर दिया। एसआईआर फॉर्म भरने के लिए 2003 की मतदाता सूची के अनुसार उसके पिता का रिकॉर्ड उसके पास नहीं था। इसके बाद उनके पड़ोसियों ने उसे वापस घर जाने की सलाह दी। पंजाब में भी रहा, राजस्थान में भी रहा, जहाँ कंपनियों का काम चलता था वहाँ जाते थे, करते थे काम। फिलहाल अभी 1 साल से मैं कांगड़ा में था। एसआईआर चल रहा था
तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई तुमको घर जाना पड़ेगा, घर नहीं जाओगे तो फिर क्या पता क्या हो जाए नहीं हो जाए। इस करके मैं दुगाई की अपनी बीबी की जेवर बेच के फिर मैं आया। तैयब ने एसआईआर को लेकर भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया की वजह से ही मैं अपने गांव और परिवार से दोबारा जुड़ पाया हूं। अगर ये नहीं चलता तो मैं आ ही नहीं पाता कभी घर। ये तो एक हिसाब से अच्छा है जो हम अपने भाइयों में लोग बहुत खुश हैं और हमारा जो कार्य है जैसे कि उनका आधार कार्ड ये सब नहीं बना है, प्रशासन से वो है अनुरोध है कि जल्द से जल्द उनका कार्य। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और बहुत खुश भी हूँ कि एक भाई से एक भाई का मुलाकात हो रहा है। कितने दिन बाद मिला है? 45 साल बाद। जब गए तो हम लोग इतने बड़े बड़े थे अभी बच्चे। अपनों से बिछड़ने का दुख और मिलने का सुकून क्या होता है, ये परिवार उससे भली भांति परिचित है। एसआईआर प्रक्रिया इस परिवार के लिए खुदा से कम नहीं है, जिसके कारण 46 साल बाद हुए इस पारिवारिक मिलन ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। एविएशन सेक्टर में इंडिगो एयरलाइन की मोनोपोली अब जांच के दायरे में आ गई है। देश में निष्पक्ष कारोबार पर नजर रखने वाली संस्था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई जांच कर रही है कि क्या देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने मोनोपोली बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन किया है। इंडिगो संकट कंपटीशन एक्ट की धारा 4 का खुला उल्लंघन माना जा रहा है। इसके मुताबिक कोई कंपनी अपनी धाक के बल पर मनमानी कीमत नहीं वसूल सकती और सेवाओं को मनमाने तरीके से संचालित कर कस्टमर्स को ब्लैकमेल नहीं कर सकती। कंपटीशन कमीशन अंदरूनी तौर पर इंडिगो की मोनोपोली वाली स्थिति, खास रूट्स पर दबदबे और गलत इस्तेमाल जैसे कई पहलुओं पर छानबीन कर रहा है। किराया बढ़ाने का मामला अगर साबित होता है तो आयोग जांच का आदेश देगा। असम की पुलिस ने ज्योतिका कालिता नामक महिला को विदेशी फंड और पाकिस्तानी लिंक के आरोप में गिरफ्तार किया है। महिला को पुलिस ने संदिग्ध विदेशी वित्तीय लेन देन के आधार पर गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक से हुई थी। ज्योतिका कालिता को 5 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांचकर्ताओं को कथित तौर पर उसके नाम से जुड़े कई बैंक खातों में विदेशी धन के बड़े पैमाने पर लेन देन के सबूत मिले हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी स्रोतों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के संदेह में उससे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार ज्योतिका ने दुबई में काम करते हुए गुपचुप तरीके से एक पाकिस्तानी नागरिक से शादी कर ली थी। इस आरोप को उसके परिवार ने भी स्वीकार किया है। पुलिस ने पाकिस्तानी व्यक्ति को एक शत्रुतापूर्ण देश का निवासी बताया है। दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी की मनमानी को रोकने के लिए दिल्ली एजुकेशन बिल यानी फीस तय करने का नियम अधिनियम 2025 को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली गजट अधिसूचना जारी की है। इसके तहत फीस बढ़ोतरी के खिलाफ शिकायत के लिए 15% अभिभावकों की सहमति जरूरी है। इस कानून के तहत दिल्ली के 1700 से ज्यादा निजी स्कूल दायरे में आएंगे। फीस निगरानी के लिए 3 स्तर की व्यवस्था की गई है। इसमें स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी, जिला स्तर पर फीस अपील कमेटी और संशोधन समिति को शामिल किया गया है। बिल के संबंध में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा विभाग अब अधिनियम नियमों में निर्दिष्ट सभी प्रक्रियाओं जैसे स्कूल की फीस, प्रस्तावों की जांच, अनुमतियां, रिपोर्टिंग और निगरानी को लागू करना शुरू करेगा। पूर्व सरकारों ने 27 वर्षों तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे को नजरअंदाज किया, लेकिन हमारी सरकार ने कुछ ही दिनों में इस ऐतिहासिक सुधार को लागू कर दिया। बेहद कम समय में एक मजबूत कानून लागू किया, जिसने दिल्ली में प्रशासनिक दक्षता और सुशासन का नया मानदंड स्थापित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि रूस यूक्रेन युद्ध 3rd वर्ल्ड वॉर में बदल सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने युद्ध में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिसमें ज्यादातर सैनिक थे। ट्रंप ने कहा कि वह युद्ध को तुरंत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के पीछे हटने से वह निराश है। दुश्मनी को तुरंत खत्म करने की अपनी कोशिश को दोहराते हुए उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि हत्याएं रुकें।
पिछले महीने 25,000 सैनिक मारे गए। मैं इसे रोकते हुए देखना चाहता हूं और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इस तरह की चीज़ों का नतीजा थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है और मैंने ये उस दिन कहा था। मैंने कहा हर कोई ऐसे ही खेल खेलता रहता है। हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में पहुंच जाएंगे और हम ऐसा होते नहीं देखना चाहते। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।